नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के हुनर से हर कोई वाकिफ है। खेल का मैदान हो या फिर जंग का क्षेत्र, हरियाणवी कहीं भी दम दिखाने से पीछे नहीं है। खेल और सेना के बाद प्रदेश के युवाओं ने अब शिक्षा के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया है। यूपीएससी की परीक्षा में हरियाणा की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। सोनीपत की बेटी गरिमा गर्ग ने यूपीएससी में सबको चौंकाते हुए 220वां रैंक हासिल किया। सोनीपत के गुड़ मंडी की रहने वाली गरिमा ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदू विद्यापीठ से पूरी की। इसके बाद उन्होंने ड्यूल डिग्री के लिए साल 2011 से 2016 तक पढ़ाई की। गरिमा ने साल 2011 में बिट्स प्लानी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया, तो वहीं आईटी की पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ की। गरिमा ने जैसे ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, इस दौरान उन्हें 14 लाख रुपए सालाना प्राइवेट नौकरी का ऑफर मिला था। लेकिन गरिमा ने अच्छे पैकेज से दरकिनार कर अपना लक्ष्य यूपीएससी के लिए निर्धारित किया। गरिमा के जैसे ही भिवानी की बेटी रेणु दहिया ने भी यूपीएससी परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 607वां रैंक हासिल किया है। यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद रेणु दहिया के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रेणु के पिता पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई के पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता मीना देवी घर पर रहती हैं। रेणु का कहना है कि आज लड़कियां किसी भी सूरत में किसी से कम नहीं हैं। एक सपना था जो अब पूरा हो गया। पहले वो रेलवे में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की सेवा करने की ठानी थी, अब वो करेंगी। आज प्रदेश की इन दोनों बेटियों पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। आज अपने खास कार्यक्रम में आपको दोनों बेटियों से रूबरू कराएंगे और जानते हैं इस कामयाबी तक उनके पहुंचने की संघर्ष की कहानी। तो मेरा रैंक 220 है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये क्योंकि मेरा 5वां प्रयास था। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आ रहा है कि अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। और मम्मी पापा के चेहरे पे जो खुशी है वो तो सबसे ज़्यादा प्रिय है मेरे लिए। सब ये तो है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत मेहनत लगती है और किसी भी स्टेज पे अगर क्लियर नहीं होता है तो दोबारा से देना पड़ता है। और इसमें हर चीज़ की परीक्षा ले लेता है कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की और मेंटल स्ट्रेंथ की। और मैं ये कहूँगी कि मेरे फैमिली का, मेरे रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो हर बार नहीं क्लियर होने पे भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी भी वो बोल रहे थे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो फैमिली सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। मेरा रैंक 607 है और अब अच्छा लग रहा है कि लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं। हम लोग का कोइंसिडेंटली मेरा जो बैच है आईआरपीएस का, उसमें भी हम मेजॉरिटी में लड़कियां हैं। बहुत कम मिलता है किसी कैडर में आपको कि मेजॉरिटी में लड़कियां हों, और इस बार पूरी सर्विसेज में ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी में लड़कियां हैं। तो मतलब देश के लिए और जो हम लोग का कितने सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। सो आई थिंक फ्यूचर में भी ऐसा होता रहे तो अच्छा लगेगा जी। तो सुना आपने कामयाबी की बात तो आपने जानी, लेकिन संघर्ष किस तरह का रहा ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद गरिमा गर्ग जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका गरिमा जी जनता टीवी पर। गरिमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, मेरे को मुझे आवाज आ रही है। आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी। सबसे पहले गरिमा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू सर। गरिमा जी, जो कामयाबी आपने हासिल की है ये आसान नहीं होता, काफी समय लगता है, मेहनत गुजरती है और काफी कुछ देखना पड़ता है। आपने, हालांकि मैं जानकारी जब आपके बारे में जान रहा था तो ये पता लगा 5वां प्रयास आपका है ये। हम जानना आपसे चाहते हैं कि 4 प्रयास आपने पहले किए, 5वें प्रयास में जो कामयाबी आपने हासिल की है उसे किस तरह से देखते हैं और जो अब फील हो रहा है उसे कैसे आप बयां करना चाहेंगे? जी सर, सर जो इस साल वाली कामयाबी है वो मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि हर साल मैं कुछ ना कुछ सीख रही थी और नेक्स्ट टाइम मैं उसको अप्लाई कर रही थी कि कैसे उससे गलती ना हो। तो हर स्टेप से जो मैंने गलती की उससे मैंने सीखा और फिर उसको नेक्स्ट वाले में अप्लाई किया। तो और जो मुझे खुशी हो रही है इस पेपर को क्लियर करके वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब वर्ड विल नॉट बी इनफ टू एक्सप्रेस दैट।
बिल्कुल गरिमा जी, शब्दों में बयां करना उसे आसान नहीं है क्योंकि कई साल गुजरे हैं उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। आपने बताया साल दर साल जब आप प्रयास करती रही और जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया उसको आगे बढ़ाती रही। किस तरह से रहा ये पूरा संघर्ष, कैसे आपने पढ़ाई की शुरुआत की और आखिरकार आपको बढ़िया पैकेज शुरू में ही मिल गया था जब आपने पढ़ाई पूरी की, लेकिन मन में ऐसा क्या आया कि नहीं यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस ही बनना है? सर मेरा पहले से ही था, मतलब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन भी नहीं किया था मुझे ये था कि मुझे जाना तो सिविल सर्विस में ही है। कॉलेज तो इसलिए था कि एक ग्रेजुएट डिग्री लेनी थी। और सर ये जो आपने मेरी जर्नी की बात की वो ये है कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, 2 बार मेंस क्लियर किया था और इस बार पूरा क्लियर हो गया। और इसमें मैं सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, मेरे जीजा जी का, मेरे मामा जी का और चाचा जी, इन सब का मैं इनको क्रेडिट देना चाहूंगी कि इनके बिना मेरी जो सक्सेस थी वो पूरी नहीं हो पाती। और सर मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जैसे कि अपू, जशन और तरुण, उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था। गरिमा जी, कहते हैं जब कोई शख्स आईएएस की तैयारी करता है, यूपीएससी क्लियर करने की ठानता है तो उसे दुनिया से कटना होता है। तमाम चीजें जो घर वाले शादी में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में शामिल होते हैं वो सब चीजों को छोड़ देना पड़ता है। आपके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ क्या? सर ये ऐसा मेरे हिसाब से तो ये एक मिथ है कि आपको बिल्कुल एक कमरे में बंद होना होता है। मैं वैसे ज्यादा बाहर खुद से पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक फाइन बैलेंस बहुत जरूरी है। मैं अपना क्योंकि पूरे दिन इंसान पढ़ नहीं सकता है, उसको रिफ्रेश भी फील होना होता है। तो अब एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 से 9 घंटे की एवरेज पढ़ाई तो जरूरी है। और उसके अलावा आप 1-2 घंटे बाहर जाना चाहें, टीवी देखना चाहें, किताबें पढ़ना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, वो तो और भी जरूरी है। यानी जो कहा जाता है कि पूरा दिन कमरे में बंद रहो, पढ़ाई करते रहो, सिर्फ पढ़ाई करो, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं दिमाग को शांति चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए ताकि और उसको मजबूत किया जा सके पढ़ाई के लिए। डेफिनेटली सर, बिल्कुल, मैं तो यही चीज में विश्वास रखती हूँ, एक बैलेंस बहुत जरूरी है। गरिमा जी, आपकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरह से तस्दीक करती है कि धैर्य कितना जरूरी है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। धैर्य बहुत जरूरी है क्योंकि आपने 5वां प्रयास अभी दिया जिसमें आपको ये कामयाबी हासिल हुई, 220वां रैंक आपने हासिल किया। धैर्य को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि 4 प्रयास आप पहले कर चुकी थी और 5वां प्रयास आपका भी था? सर इस पेपर में पेशेंस की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती ही है। पेशेंस तो बिल्कुल चाहिए, पर मुझे ये था कि मुझे ये पेपर मैं इसको मुझे ये था कि मैं ये पेपर निकाल सकती हूँ, मुझे क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज मुझे एनकरेज करती थी कि आज नहीं तो कल पेपर क्लियर होगा। और क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स के साथ भी यही होता है कि वो पहले अटेम्प्ट में ना कर पाए, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें तक कर ही लेते हैं। तो सर यही था कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल, पेशेंस बहुत जरूरी है इस कामयाबी को हासिल करने के लिए गरिमा जी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आपने काफी पढ़ाई की, एक अच्छा खासा पैकेज भी मिल गया था करियर के शुरुआत में, लेकिन जब मन में यूपीएससी क्लियर करना ठाना तो वो आपने आज हासिल कर लिया है। अब आगे क्या सोचती हैं आप, किस तरह से आगे काम करना चाहेंगी? सर सबसे पहले तो जो भी सर्विस मुझे अलॉट होगी उसको मैं पूरी डेडिकेशन के साथ करूंगी। और उसके अलावा मेरा एक सपना है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली वो अचीव करने की, तो मैं उस दिशा में काम करना चाहूंगी। बिल्कुल गरिमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और रेणु दहिया जी भी जुड़ गई हैं, भिवानी से हैं। रेणु जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कामयाबी के लिए। थैंक यू सो मच। रेणु जी, जिस तरह से हमारे साथ गरिमा गर्ग जी भी जुड़ी हुई हैं सोनीपत से, उन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये सफर आसान नहीं होता है। हम कह देते हैं कि यूपीएससी क्लियर कर लिया, आईएएस बन गए, लेकिन ये जो सफर होता है, जो जर्नी होती है, वो बहुत आसान नहीं होती। काफी कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लगी होती है। आपका संघर्ष, आपका सफर किस तरह रहा यहां तक पहुंचने के लिए, अगर आप बताएं। संघर्ष तो देखिए रहता ही है, क्योंकि एग्जाम इस तरह का है कि एक्चुअली मैं कल कैलकुलेट कर रही थी कि एक्सेप्टेंस रेट क्या रहती है। तो एक्सेप्टेंस रेट इज अराउंड 0.001 to 4%, क्योंकि अपने आप में एक स्ट्रगल है
नंबर में आना। तो स्ट्रगल रहती है, जैसे मैम ने ऑलरेडी कहा कि जैसे ही आप एक भी स्टेप से अगर आप मिस हो गए तो आप एकदम 0 पे पहुंच जाते हैं। तो वो चीज का हमेशा स्ट्रगल रहता है और आपको दोबारा हर बार मोटिवेट करना होगा उस तरह से। तो एग्जाम है ही ये स्ट्रगल, और पर जब क्लियर होते हैं वो आपको पूरा लगता है कि सारा आपका जो मेहनत थी वो सफल हुई। तो वही फीलिंग है मुझे भी, आई थिंक मैम को भी, मैम बिलोंग शेयर दैट फीलिंग विद मी। तो दैट्स द फीलिंग है। बिल्कुल रेणु जी, साफ तौर पर जो खुशी और जो कामयाबी है वो दिख भी रही है, कहीं ना कहीं जो मेहनत आपने की उसका फल आपको मिला भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि आखिर इस कामयाबी को कैसे पाया जाए, कैसे यहाँ तक पहुंचा जाए, आखिर क्या मैनेजमेंट होता है? क्योंकि कहते हैं कि तैयारी काफी करनी पड़ती है, कई घंटे पढ़ना पड़ता है दिन भर में, कहीं ना कहीं समय का किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है और मैनेजमेंट कैसे होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा। एक्चुअली मैं तो जैसे अभी पिछले कुछ एग्जाम्स मैंने वर्क के साथ दिए हैं, मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी, तो आपको एक तरह से टाइम चुराना पड़ता है अपने दिन से, क्योंकि ऑफिस के टाइम तो आपको ऑफिस को ही देना है। तो आपको सुबह और शाम को आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये स्पेसिफिकली मेरी वर्किंग लोग उन लोगों के लिए बता रही हूँ टाइम मैनेजमेंट। तो वही है कि आपको अपना समय थोड़ा उसी हिसाब से, और आपको पता है कि आपका एरिया तो आपको निकालना पड़ेगा इस समय। आप ये अपने आप को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बहाना नहीं दे सकते मेरे पास समय नहीं है, तो वो आप समय चुनाते हैं। तो मेरा ये रहता था, थैंकफुली मैं थोड़ा जल्दी उठने वाले लोगों में से हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी, तो वो मेरी थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम रहता था। तो वो अपना खुद का आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या प्रोडक्टिव टाइम है, किस टाइम का आप सबसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और उस टाइम तक अपनी पूरी फोकस से पढ़े। तो वो मेरा सबसे बोलिएगा सलाह रहेगी सब लोगों को। बिल्कुल रेणु जी, कहीं ना कहीं काफी टफ होता है, आपकी बातों से समझ आ रहा है। गरिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे मैनेजमेंट आखिर किस तरह से किया जाए, क्योंकि और रेणु जी के साथ तो जॉब भी साथ में है, इस लिहाज से भी काफी ज्यादा कामयाबी उनकी जो मिली है वो संघर्ष भरी रही होगी। गरिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मैनेजमेंट है समय का, वो कैसे किया जाए? जिंदगी भी जीनी है, घर परिवार में भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है। सर सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि कौन से एरियाज में कोई भी एक कैंडिडेट वीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर एक जब रोज पढ़ रहे हैं तो एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि प्रीलिम्स की भी पढ़ाई होती रहे और मेंस के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ ऑप्शनल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जिसको किसी ना किसी सब्जेक्ट में हर किसी को कुछ ना कुछ आता होता है, तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और वीकनेस पे ज्यादा काम किया जाना चाहिए, तो वो सब्जेक्टिव रहेगा। और सर उसके साथ साथ 1 या 2 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए या फिर फैमिली फ्रेंड से बात करने के लिए, वो भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो काफी कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं उस कामयाबी तक पहुंचने में सफलता जरूर मिलती है। गरिमा जी, एक सवाल आपसे और है कि आखिरकार जो तैयारी होती है यूपीएससी की वो आसान तो नहीं होती, काफी पढ़ना पड़ता है, जैसे आप लोग भी बता रहे हैं। तो तैयारी किस तरह से की जाए? अगर जो दर्शक देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं जो आप लोगों ने हासिल की है, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? तैयारी किस तरह से की जाए इस पूरे सफर के लिए? सर तैयारी का सबसे पहले तो होता है कि सिलेबस देखना चाहिए, जो यूपीएससी का मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस, जीएस का सिलेबस और ऑप्शनल का सिलेबस रोज उसको देखना चाहिए। और खुद भी पढ़ रहे हैं तो पहले ये देखिए कि क्या वो सिलेबस में है, क्या वो काम आएगा या नहीं आएगा। सर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, कुछ जैसे एनसीईआरटी हो जाती है, उनको बहुत थॉरली पढ़ने की जरूरत है। फिर कुछ बुक्स है जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो जाती है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, तो इनको बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए और सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने चाहिए, रादर देन रीडिंग अ लॉट ऑफ सोर्सेज लिमिटेड रख के उनकी मल्टीपल रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले साल के पेपर्स मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, उनको देखिए, उनको 10, 20, 30 बार सॉल्व कीजिए, और क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वहां से समझ में आ जाता है कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किससे नहीं देना। रेणु जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहते हैं हम कि क्योंकि अब जमाना काफी बदल चुका है, सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है आज हमारी जिंदगी में। अगर बात करें एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी का है, वो किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने हित में कर सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया काफी कुछ समय खराब करने के काम आता है।
सबसे जरूरी तो है आई थिंक आइडेंटिफाई करना कि आप किस तरह के चैनल को या किस तरह के सोर्सेज को फॉलो करें, क्योंकि न्यूज भी आजकल जो है आप सबसे पहले सोशल मीडिया से ही समझ में आती है, आपको ओपिनियन बनाना ऐसा सोशल मीडिया का काम हो चुका है। तो दूर रहना भी जरूरी है, बट आई थिंक एक मेजर्ड डिस्टेंस जरूरी है, नॉट जस्ट कि आप एकदम बाबा बन जाए, एकदम साधु बन जाए कि आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो भी आई थिंक थोड़ा सा आपकी मेंटल हेल्थ भी डेट्रीमेंटल हो जाती है कई बार। तो रैदर देन कि आप सोशल मीडिया से एकदम कटाव कर रहे हैं, मेरा तो मानना चाहिए कि आप सही आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या चीज सही लग रही है, किस प्रकार के चैनल आपको लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। बिल्कुल रेणु जी, कहीं ना कहीं पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग को शांत रखना भी जरूरी है और उसके लिए और चीजों में दिमाग लगाना भी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका भी और गरिमा जी आपका भी जनता टीवी से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए।